हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज एक लंबे समय के बाद हम थोड़ा ट्रैक से हटके, क्योंकि इतने दिनों तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर जो एक लंबे समय से मेरा विचार था कि करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से देखें और साथ ही में एक ऐसी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो और वहाँ पर इधर उधर की बातें ना होकर बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से अगर हम टॉपिक को समझ पाए और उस टॉपिक की जो भी बारीकियां हैं, क्योंकि हो क्या रहा है एक्चुअली, इसकी आवश्यकता मुझे कब महसूस हुई मैं आपको वो बताऊं। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें, आजकल जो हमारे मीडिया हाउसेस जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आई एम नॉट टेकिंग अ पर्टिकुलर नेम हियर, हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं ये एक्चुअली बढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये कि कुछ मीडिया हाउसेस काम कर रहे हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के लिए, आप ये देखोगे कि वहां पर उनका बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को बताया जाता है। और वहीं पर कुछ और मीडिया हाउसेस जो है, मतलब एक तरीके से अगर मीडिया अनबायस होके काम करे तो जनता तक एक सही जानकारी पहुंच जाती है और एक अच्छा ओपिनियन जो है वो जनता बना पाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं पर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जनता जो ओपिनियन बनाती है वो कहीं ना कहीं पर सही नहीं बन पाता है। आज इस मुद्दे की आवश्यकता हमें क्यों महसूस हुई, क्योंकि बीते कई दिनों से आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल्स पर और साथ ही में प्रिंट मीडिया है वहां पर भी बहुतायत में आपको देखने को मिला होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात होने लगी है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव। बहुत अच्छे तरीके से हम इसे समझेंगे। आपके किसी एग्जामिनेशन के अंदर भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई प्रश्न बनता है जो आपके एनालिटिकल दृष्टिकोण का हो, जहां पर आपको विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि हमने फैक्ट को कम समाहित किया है इन कंपैरिजन टू द फैक्ट। हमने कोशिश करी है कि हम उन चीजों को इसके अंदर इंक्लूड करें जो आपको एक अच्छी समझ दे सके टॉपिक के बारे में। सारी की सारी चीजें आपके लिए एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, यहाँ पर हम टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजों को पढ़ने वाले हैं, पहले उसकी बात करेंगे। जैसे आप ये देख सकते हो कि कई सारे न्यूज़पेपर है, जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, मतलब बड़े बड़े न्यूज़पेपर जो है वो इस घटना को कवर कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी, एक तरीके से हड़कंप सा मच गया था जिस समय ये अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट भी नहीं अपन कह सकते, हम ये कहेंगे एक प्रेडिक्शन है ये, हो सकता है क्योंकि जब एक बजट सत्र और के बाद हमने ये देखा कि मानसून सत्र अभी अभी खत्म हुआ, ठीक है, और मानसून सत्र जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद एक विशेष सत्र बुलाया जाना, आखिरकार उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, उन सारे रीजंस को लेकर कई सारे ऐसे प्रेडिक्शन लग रहे हैं कि इसका कारण ये हो सकता है, इसका कारण वो हो सकता है। देखते हैं हम वाकई में क्या मुद्दा है और किस तरीके की चीजें हमारे सामने है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव को देखेंगे, सारी चीजें आपके सामने क्लियर होंगी। सबसे पहली बात तो हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये एक देश एक चुनाव का मुद्दा जो है वो गरमाने लगा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे भारत में संसद के सत्र जो है वो कितने होते हैं। फिर हम देखेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, किसकी, तो वन नेशन वन इलेक्शन की, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो क्या रही है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्तमान परिदृश्य, आज जो स्थितियां चल रही है चुनाव के संबंध में वो किस तरीके की है। फिर हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव आखिरकार क्या है और एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं, और साथ में जब हम एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चुनौती आती है और साथ में उसके क्या क्या ऐसे नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारी पहली स्लाइड के ऊपर, आखिरकार ये चर्चा में क्यों आया, ठीक है। विगत दिनों एक अनाउंसमेंट हुआ था कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना है और वो विशेष सत्र आयोजित होगा 18 से 22 सितंबर, ठीक है। क्योंकि अभी अभी मानसून सत्र समाप्त तो हुआ है, बहुत सारी डिबेट उसके अंदर भी हुई, जहां पर हमने देखा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात हुई, जैव विविधता अधिनियम के बारे में कुछ बातें हमने देखी, और यहां पर हमारे सामने बात है कि संसद का विशेष सत्र बुलाना नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। संसद का विशेष सत्र जिस समय बुलाया जाता है तो इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा विशेष काम सरकार करना चाहती है जो उनके रेगुलर सेशन में वो नहीं कर पाई है, या फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई ऐसा इंस्टेंट डिसीजन है जिसके अंदर हम एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चलना चाहते हैं। यूजुअली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या ले आती है, ऑर्डिनेंस ले आती है, अध्यादेश ले आती है, जब उनको ऐसा कोई सडन डिसीजन लेना होता है तो हम जानते हैं अध्यादेश की पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है और मंत्रिमंडल की सलाह के ऊपर उसका वो अमली जामा होता है।
पर ऐसे भी कुछ प्रावधान होते हैं जिन्हें आप अध्यादेश के माध्यम से पारित नहीं कर सकते, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ती है विशेष सत्र की। और उसी तरीके का एक विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर को लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, संसद का एक विशेष सत्र होगा, ठीक है। अब एक बात ये समझनी है कि यहां पर अभी तक हमको कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में इसमें बात होने वाली है। पहली बात तो ये समझे आप, ठीक है। ये अभी तक जो भी हो रहा है वो सिर्फ प्रेडिक्शन है, मतलब हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप लेने वाली हो। और जब मुद्दा इतना ज्यादा गरमाया जाता है तो इसके बाद हमें उसके बारे में कुछ चीजें समझनी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, देखना इसके बाद हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और वो समिति इस बारे में सुझाव देगी कि सर अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव को देश के अंदर लागू करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वाकई में इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए भी या नहीं, ऐसे कई सारे प्रश्नों का जवाब हमें ये कमेटी देगी, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में क्या है, एक समिति गठित की गई है जो इस संबंध में हमें सुझाव देगी। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं आखिरकार इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। पहली बात, अब थोड़ा सा हम टॉपिक के ऊपर आएंगे और उसकी गहराइयों को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में 1967 तक की स्थिति बता रहे हम, वैसे प्रॉपर 1967 नहीं कहा जा सकता है, उससे पहले ही कुछ सरकारें जो हैं वो गिर चुकी थी। जिस समय हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में, कब आजाद हुआ, 1947 के अंदर हम लोग फ्री हुए थे। और 1947 के अंदर फ्री होने के बाद हमारे सामने कुछ स्थितियां थी, क्योंकि हमारे पहले चुनाव कब हुए थे, 1952 में, ठीक है। 1952 के अंदर पहले चुनाव हुए थे और उन पहले चुनावों के अंदर लोकसभा के चुनाव, किसके चुनाव, लोकसभा के चुनाव और साथ ही में स्टेट असेंबलीज जो है, स्टेट असेंबलीज मतलब राज्य की विधानसभा, इन सब के चुनाव एक साथ करवाए गए थे, ठीक है। ये बात हम देखते हैं, मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव है क्या सर, सीधी सी बात यह कि एक देश है तो वहां पे चुनाव भी एक ही होंगे, बार बार चुनाव नहीं करवाए जाए, ठीक है। लोकसभा के चुनाव जिस समय होते हैं उसी समय जो भी हमारे राज्य की विधानसभाएं हैं उनका चुनाव हो जाए, उसके बाद बार बार हमको इस चुनाव की प्रोसेस से, जो कि बहुत ज्यादा एक लेंदी एक्सरसाइज है, उससे हमको गुजरना न पड़े। तो इस वजह से हमने सोचा कि सर हम क्या करा देंगे, एक देश एक चुनाव करवा देंगे। और 1952 में वही चीज हुई, ठीक है। 1952 से 1957 तक बिल्कुल ये सिस्टम है बहुत सही तरीके से चला, क्योंकि वहां पर हमें किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी देखने को नहीं मिली, मतलब सरकार बनी और 1957 तक ये सरकार चली, ठीक है। अब सवाल कहां पर आया सर, 1959 की बात है, 1957 में फिर से चुनाव हुए और 1959 के अंदर, ठीक है, केरल में एक सरकार थी, क्या था, केरल में एक सरकार थी और इस सरकार के चीफ मिनिस्टर थे नाम्बोदरीपाद, क्या नाम था इनका, नाम्बोदरीपाद की जो सरकार है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होने के कारण आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हमें करना पड़ा, मतलब राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा दिया गया। और एक बार अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, इसके बाद प्रयास होता है कि आगे आने वाले कुछ समय के अंदर उसके चुनाव हो जाए, ठीक है। तो केरल के अंदर राष्ट्रपति शासन जिस समय 1959 के अंदर लगा, इसका मतलब है अब हमें वहां वापस चुनाव करवाने थे, ठीक है। तो अब देखना, जैसे चुनाव होने थे 1957 में चुनाव हुए, ठीक है, तो अगले चुनाव ऑब्वियस बात है कि 1962 के अंदर होने थे। लेकिन जब किसी एक राज्य की सरकार 1959 के अंदर ही गिर जाती है तो फिर हमें वापस चुनाव वहां कराने पड़ेंगे। अब देखो, हमारा संविधान में ऐसा ये प्रोविजन नहीं है कि सर आगे की जो सरकार बनेगी वो सिर्फ 3 या 4 सालों के लिए बनेगी। आगे जो भी सरकार बनेगी वो पूरे कितने सालों के लिए बनने वाली है, 5 सालों के लिए बनने वाली, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब 5 सालों के लिए सरकार बनेगी, मानो 1959 के अंदर अगर सरकार गिरती है तो उसके 5 साल होंगे 1964 में। तो या अगर ऐसा प्रोविजन होता है 3 साल के तक ही वो सरकार रहेगी तो वापस हम 1962 के अंदर केरल के अंदर भी इलेक्शन पूरे हमारे लोकसभा और बाकी स्टेट की असेंबलीज है उनके साथ हम क्या करते, वो सारे इलेक्शन हो जाते। लेकिन ये जो हमारा
क्रम था जो एक देश एक चुनाव का, वो कब टूट गया? 1959 के अंदर, केरल के अंदर जब नाम्बोदरी पात की सरकार बनती है उस समय ये क्रम टूट जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर क्या हुआ सर। धीरे धीरे क्या हुआ, 1967 के बाद हम देखते हैं देश के अंदर कुछ रीजनल पार्टीज का डोमिनेंस भी बढ़ता है। ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है वो भी अपने अच्छे अस्तित्व में आती हैं और ये रीजनल पार्टीज आके अलग अलग स्टेट्स के अंदर सरकार बनाती हैं और फिर थोड़ा अनस्टेबल सरकारें भी बनती है और समय के साथ गिरती जाती है। कई राज्यों में हमें राष्ट्रपति शासन देखने को मिला। तो ये पूरा सिस्टम जो हमारा चल रहा था, एक राज्य एक राष्ट्र में एक चुनाव हमको करवाने हैं, वो सिस्टम वहां पर जाके ब्रेक हो जाता है और फिर वापस हम कभी भी उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। 1983 में जाके चुनाव आयोग को इसकी लगा कि सर वाकई में हमें क्या करना चाहिए, फिर से हमें एक देश एक चुनाव के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इसका सुझाव भी दिया कि सर हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और साथ में इसके बाद कुछ ही समय के बाद कानून आयोग जो है, हमारा लॉ कमीशन है, उन्होंने भी इन चीजों को देखा और उन्होंने कहा वाकई में हमें इसकी वापस आवश्यकता है। ठीक है, तो मतलब ये है कि समय समय के ऊपर हमें इस बात की आवश्यकता जरूर महसूस हुई है कि हमें एक देश में एक चुनाव करवाने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं बीजेपी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हुए जिनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी बहुत प्रखर समर्थक थे इस बात के कि एक देश के अंदर एक चुनाव ही होना चाहिए। बार बार सरकारें अगर चुनाव प्रचार में रहेंगी तो मतलब ये है ना, सरकार हमेशा चुनावी मोड पे रहेगी। ठीक है, मतलब कभी कुछ भी हो रहा है, बार बार रह दे कि देश के अंदर आचार संहिता लग रही है, पूरी सरकारी मशीनरी उसके अंदर लग रही है। आप देखते हो कि यूजुअली स्कूल्स के अंदर टीचर्स जो है वो टीचर चुनाव करवाते हैं, हमारी फोर्सेस जो है वो इसके अंदर लगती है, अलग अलग डिपार्टमेंट प्रशासन के लोग सारे के सारे आचार संहिता के दौरान किसके के बाद जो चुनाव होते हैं उसके अंदर वो लग जाते हैं। तो पूरा मशीनरी जो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। उन्होंने कहा क्यों ना इस बार बार लगने वाली आचार संहिता से एक बार मुक्त हुआ जाए और एक देश में अगर एक चुनाव कराएंगे तो कहीं ना कहीं पे सरकार जिस तरीके के स्टेप्स लेती है, जो विजन गवर्नमेंट लेकर आई है, उनको वो क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी बातों को लेकर वाजपेयी जी ने भी जब लोकसभा के अंदर वो एमपी का चुनाव लड़के आए थे 1999 में, तो उस समय अभी उन्होंने इस बात का संसद के अंदर जिक्र किया था कि हमें किसकी आवश्यकता है, एक देश के अंदर एक चुनाव की आवश्यकता है। अब बात करते हैं 2017 की बात कर रहे हैं हम। 2017 में क्योंकि मोदी गवर्नमेंट जो है शुरुआत से ही हम देखते हैं 2014 के बाद से कुछ कुछ जगह पर हमने ये देखा है कि थोड़ा समर्थन चाहती है वो इस मामले में कि हमें एक देश में एक चुनाव करवाने हैं। 2019 की बात है, लोकसभा जो प्रधानमंत्री मोदी जी है लाल किले से अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमें एक चुनाव की आवश्यकता है। ठीक है, और 17 में नीति आयोग ने भी देखा कि सर किस राज्य में कब चुनाव हो रहे हैं, क्या क्या हमारे पास ऐसी चीजें हैं जहां पर हम थोड़ा अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। काफी स्टडीज वगैरह करी और इसके बाद फाइनली यहाँ पे 2023 के अंदर हम देखते हैं कि क्या हुआ है, रामनाथ कोविंद जी जो है उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनती है और उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर चुनौतियां क्या क्या है। हम एक देश एक चुनाव अगर करवाना चाहते हैं तो कुछ चुनौतियां भी होंगी हमारे सामने। ठीक है, इन्हीं चुनौतियों के साथ ही मैंने इसके कुछ नुकसान भी ऐड कर लिए हैं सर। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो सहज नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात संसाधनों की उपलब्धता। क्या है, संसाधनों की उपलब्धता। संसाधनों की उपलब्धता का मतलब यह है, देखो आप जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय चुनाव आयोग का खर्चा आया था 10,000 करोड़। कितना आया था, 10,000 करोड़ का खर्चा चुनाव आयोग का आया था। अब ये सोचिए चुनाव आयोग का खर्चा अगर 10,000 करोड़ है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस चुनाव के अंदर थी उनका खर्चा कितना हुआ। सबसे पहली बात तो ये, मतलब अरबों के अंदर पैसा जो है वो खर्च होता है। फिर देखते हैं हम संसाधनों की उपलब्धता के अंदर सबसे पहली बात, जब हम चुनाव करवाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, ईवीएम की आवश्यकता होती है। और वर्तमान में हमारे पास उतनी सारी ईवीएम नहीं है और इन्होंने एक प्रेडिक्शन भी किया है चुनाव आयोग के अंदर, अगर हम ये सारे चुनाव एक साथ कराते हैं तो ये हमारा जो 10,000 का खर्चा है वो लगभग हमारे पास कितना चला जाएगा, 45,000 करोड़ के आसपास खर्चा होगा, तब जाके हम इस चुनाव को करवा पाएंगे। कितना खर्चा होगा, 45,000 करोड़ के आसपास हमारा ये खर्चा होगा, तब जाके हम ये चुनाव करवा पाएंगे। संसाधनों के अंदर ही देखते हैं सर हमारे पास उतनी मैन पावर भी हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी जो इस पूरे चुनाव को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। ग्राउंड लेवल पर जाके जो चुनाव करवाने हैं, जो अधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, इसके बाद जो फोर्सेस हैं आपकी, ठीक है, उनका भी हमें बेहतर तरीके से समायोजन करना पड़ेगा। और उतनी आप देखो ना, अगर हर राज्य के अंदर हमें
कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मानो वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो हो सकता है राजस्थान की किसी फोर्स को बुला लिया, भैया आप जाइए वहां पे और थोड़ा हेल्प करें। मतलब एक राज्य में चुनाव हो रहे हैं और एक राज्य की फोर्स की हमें आवश्यकता महसूस होती है। तो आखिरकार जब हर राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर फोर्सेस की भी कमी आएगी हमारे पास। खैर, इसके बारे में चुनाव आयोग अब किस तरीके से करता है, हो सकता है एक टाइम फ्रेम के अंदर कराए वो चुनाव, मतलब जो चुनाव 4-5 दिनों में या फिर कुछ 4-5 चरणों में हो रहे थे उसे थोड़ा और बढ़ा दे, ये हो सकता है इसका विकल्प। तो अब संसाधनों की उपलब्धता एक बहुत बड़ा सवाल है, किस तरीके से इतने सारे संसाधनों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं क्षेत्रीय हितों का टकराव। क्षेत्रीय हितों का टकराव, यहां पे आप ये देख लें, सबसे पहली बात क्षेत्रीय हित वर्सेस राष्ट्रीय हितों का टकराव होगा। अब ये क्या चीज है, इसे समझिए आप। क्या होता है, जैसे वर्तमान में बात करें, हम बीजेपी की बात करें तो नरेंद्र मोदी बहुत प्रोमिनेंट लीडर है, ठीक है, और सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे कुछ, जैसे 3 सूचियां होती है हमारे पास, एक केंद्रीय सूची होती है, दूसरा हमारे पास राज्य सूची होती है और तीसरा कौन सा होता है, समवर्ती सूची। अब केंद्रीय सूची का कोई विषय है, जैसे मानो डिफेंस का विषय है, बैंकिंग का कोई विषय है, विदेश व्यापार का कोई विषय है, अगर ये विषय है, इन विषयों का अगर राज्य के चुनाव में जाके अगर वहां प्रचार होता है और इनका जिक्र किया जाता है, जबकि राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, अगर केंद्र का एक नेता जाके अगर राज्यों में चुनाव करवा रहा है और वहां पर नो डाउट फिर केंद्र के मुद्दे उछलेंगे, और राज्यों में ही अगर स्पेशली चुनाव हो रहे हैं तो फिर वो राज्यों के मुद्दों तक सिमट के रह जाएगा पूरा मामला, और पब्लिक ये समझ पाएगी कि सर हमें हमारे स्टेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसको चुनना है। लेकिन जब ऐसा होगा कि लोकसभा के चुनाव भी उसी समय हो रहे हैं और साथ में स्टेट असेंबली से उनके चुनाव भी उसी समय में हो रहे हैं, तो फिर वहां पे हितों का टकराव होगा, और हितों के टकराव में नो डाउट राष्ट्रीय हित क्या कर जाएंगे, बाजी मार जाने वाले हैं। एक बात ये तय है, मतलब जो क्षेत्रीय हित है वो दब जाएंगे। साथ में कुछ रीजनल पार्टीज होती है, क्या होता है, क्षेत्रीय दल होते हैं सर, इनका पतन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लड़ना अब इन्हें किसके सामने है, राष्ट्रीय पार्टी के सामने लड़ना है, जो पूरे तरीके से कैंपेन मोड के अंदर है। मैं ये बात नहीं कर रहा बीजेपी कांग्रेस की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, पहली बात ये समझ ले आप लोग। रीजन क्या है उसका, कि बीजेपी कांग्रेस की बात करने से फिर वही बात है कि हम भी थोड़ा बायस हो रहे हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है, हो सकता है कल के बाद यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट हो जो सेंटर के अंदर रूलिंग कर रही है क्या, तो अनडाउटेडली जो प्रोमिनेंट पार्टी होती है उसके पास फंड्स भी ज्यादा होते हैं। क्या ज्यादा होते हैं, चुनावी फंड उनके पास ज्यादा होते हैं, और चुनावी फंड अगर उनके पास ज्यादा है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से उनको यूज कर पाएगी, और फिर कहीं ना कहीं पर ये एक पार्टी जो है वो बाजी मार सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी वजह से जैसे आज विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, उसका रीजन ये है, अगर सेंट्रल के सारे लीडर्स स्टेट के अंदर जाके चुनाव कराने अगर आ जाते हैं और प्रचार के अंदर पूरी मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है, तो जिन स्टेट्स के अंदर क्या है, अभी कुछ और गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी के अलावा कांग्रेस गवर्नमेंट है, कहीं पर कोई कम्युनिस्ट पार्टी है, पर सेंट्रल लेवल पे जैसे होता है, कुछ लोगों के मत होते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि सेंट्रल के अंदर तो नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, एक एजम्पशन है, हम इसको देखें, पर हमें स्टेट में तो हमारी ये गवर्नमेंट चाहिए क्या। लेकिन जब ऐसा माहौल बनेगा सर, तो लोग एक तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे, या तो वो सेंटर में और स्टेट में सब जगह पे एक ही जगह पे वोट देने लग जाएंगे, ठीक है, और या फिर हमारे सामने ये स्थिति बनेगी कि जब ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि चारों तरफ से एक पार्टी का बोलबाला हमको देखने को मिलता है, तो उस समय जनता जो है वो ये तय नहीं कर पाती है सर कि हमें राज्य में किसे चुनना है और केंद्र में किसे चुनना है। कभी कभार एक हित जो है वो दूसरे हित से टकरा जाते हैं। तो ये जो मुद्दा है, इसको लेकर विपक्ष अभी बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी कर रहा है, और प्रभावशाली दल का प्रभाव ये मैंने बता दिया, जैसे कोई एक डोमिनेंट दल होता है तो उसका प्रभाव हमें पूरे देश के अंदर देखने को मिलता है। अगर वो वहां पे चले गए, जैसे आज हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब वो किसी भी राज्य के अंदर जाएंगे तो नो डाउट एक अच्छा इंप्रेशन वहां बनता है क्या। और अगर एक ही बार अगर वो जा रहे हैं, सारे राज्यों के अंदर उनका विजिट हो रहा है, और वहां पे अगर चुनावी चेहरा उनका बताया जाता है, तो निश्चित तौर पर लोग प्रभावित होंगे। तो एक प्रभावशाली दल या फिर किसी प्रभावशाली नेता का प्रभाव हम देखते हैं। इसके बाद स्वायत्त वो लोकतांत्रिक राज्य सरकार संघीय ढांचे का प्रश्न यहां पे उठता है। वो कैसे उठता है, मेरी बात सुनना।
सर आपने मानो एक बार के लिए 2024 के अंदर, जस्ट इमेजिन, हमने 2024 के अंदर सारे स्टेट और लोकसभा इनके चुनाव एक साथ कराने का सोच लिया। अब एक बात है सर, क्या सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है उनका शासनकाल 2024 में पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो मतलब ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है जिसको 5 सालों के लिए जनता ने चुना है। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सरकार को कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे प्रोविजन लाने पड़ेंगे। जबकि संघीय ढांचा हमारा क्या कहता है कि राज्य अपने स्तर पे काम करेगा, केंद्र अपने स्तर पे काम करेगा सर। तो एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, अगर उसे किसी भी तरीके से अगर गिराया जाता है तो ये किसके ऊपर हमला माना जाएगा सर? डेमोक्रेसी के ऊपर हमला माना जाएगा। ये सवाल है, इसके बारे में सरकार क्या करती है। ठीक है, इसके बाद है संविधान संशोधन की बात आएगी सर, आगे हम देखेंगे। कुल 5 आर्टिकल के अंदर संशोधन करना पड़ेगा हमें अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो। ठीक है, संविधान संशोधन, और वो भी क्योंकि जानते हो जब हमें संविधान संशोधन करना है तो ये बात बता देता हूं मैं, जब संविधान संशोधन होता है तो हमें दोनों सदनों से 2/3 मेजोरिटी से, कौन सी मेजोरिटी से? 2/3 मेजोरिटी से बिल का पास होना आवश्यक है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। दूसरी बात ये तो हो जाएगा, इसके अलावा अगर राज्यों के हित से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, जैसे जीएसटी जब लगा था, आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। कितने? आधे से अधिक राज्यों की सहमति होना आवश्यक है। मतलब एक बहुत बड़ी प्रोसेस है ये, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। जब ये सहमति बनेगी तब जाके हम कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है हाथों हाथ अभी ऐसा 2024 के अंदर ही हो जाए, मुझे तो इसकी संभावना कम लगती है। फिर पता नहीं गवर्नमेंट क्या करे आगे जाके। ठीक है, राजनीतिक चुनौती अभी है क्योंकि आपको सारे दलों को साथ में लेकर चलना है और ये काम करवाना है। तो ये सारे आपके सामने प्रश्न है सर। आप संसाधनों को किस तरीके से मैनेज करेंगे? दूसरा प्रश्न है आपके सामने क्षेत्रीय हितों का टकराव होगा, उसके बारे में क्या विचार है आपके? राष्ट्रीय मुद्दों का अधिक प्रदर्शन होगा, नेशनल लेवल पे जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे मानो भारत चाइना का कोई मुद्दा है, भारत चाइना के बीच में कोई ऐसा युद्ध वाली बात अगर चल रही है क्या? और अगर स्टेट के अंदर आप मानो किसी राजस्थान जैसे स्टेट में जाते हैं और वहां पर आप इसका जिक्र करते हैं कि चाइना से उधर अटैक हो रहा है, ये हो रहा है क्या, है ना, और जबकि उस राज्य की डिमांड उस समय पर्टिकुलर टाइम पर कुछ और चल रहे हैं, राज्य के मुद्दे कुछ और है क्या? पर क्या होगा सर? निश्चित तौर पर अगर जनता के सामने, जैसे राजस्थान की जनता है, तो उन्हें लगेगा कि एक तरफ तो हमारे सामने भारत चीन का मुद्दा है और दूसरी तरफ हमारे सामने स्वास्थ्य का मुद्दा है क्या? तो ज्यादा इंक्लाइनेशन किस तरफ होगा हमारा? ज्यादा इंक्लाइनेशन होगा ना हमारा भारत चीन मुद्दे की तरफ, क्योंकि वहां पर वो एक राष्ट्रवाद जो है वो हर इंसान के अंदर पनपता है। तो जबकि वो मुद्दे सेंटर के मुद्दे हैं, जिस समय केंद्र के चुनाव होते हैं वहां पर वो हैवी होने चाहिए। राज्य के चुनाव है तो राज्यों की स्थितियों को देखते हुए, राज्यों की डिमांड्स क्या है, वहां पर क्या जरूरत है, उनको देखते हुए वो चुनाव होने चाहिए। तो यहाँ एक प्रश्न बनेगा सर कि कैसे क्या करती है गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये सारी चीजें होगी, प्रभावशाली दल का प्रभाव होगा ऑब्वियसली, और लोकतांत्रिक राज्य सरकारें जो चुन के जाती है, इसके बाद उनके साथ आप किस तरह का व्यवहार करते हो, और संविधान संशोधन और कुछ कानूनी परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, जैसे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है ना, उसके अंदर कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे हमें। इसके बाद आते हैं हम अंतिम स्लाइड के ऊपर, सर लाभ क्या क्या है इसके लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये चुनावी खर्च कम होना। कैसे? जैसे अभी हाल ही में नवंबर दिसंबर के अंदर हमारे पास 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, और फिर आप जाओगे मई जून के अंदर, मई जून के अंदर किसके चुनाव है? लोकसभा के चुनाव है। फिर और कुछ समय के बाद कुछ और राज्यों के अंदर चुनाव आ गए, कुछ और समय के बाद कुछ और राज्यों के चुनाव आ गए। मतलब सरकार रात दिन कौन से मोड में रहेगी? चुनावी मोड में रहेगी, कैंपेन मोड में। कौन से मोड में? कैंपेन मोड में अगर सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर जो उनकी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लोक कल्याणकारी कार्य उन्हें करने हैं, वो किसी ना किसी तरीके से तो प्रभावित होंगे। ठीक है, इसलिए हम क्या चाहते हैं, क्या हो जाए, एक बार चुनाव हुए दैट्स ओके सर। इसके बाद हमें किसी भी तरीके का प्रचार वगैरह ये चीजें नहीं, आप जो एजेंडा को लेकर आए इसके बाद 5 सालों तक आप उसके ऊपर काम करें और 5 सालों के बाद अपना रिजल्ट जो है वो हमें बताएं सर। ये सीधा होगा, है ना, अगर एक देश एक चुनाव की बात हो जाती है। प्रशासन में सुगमता कैसे होगी? क्योंकि प्रशासन दूसरे कामों में इन्वॉल्व नहीं होगा सर। रात दिन ऐसा नहीं सर, 4 महीनों के बाद हम देख रहे हैं कि जैसे अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं देश के अंदर, ठीक है, लोकसभा के अंदर चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद साथ में किसी राज्य के चुनाव हो रहे हैं, तो राज्य के अंदर भी जो मशीनरी है, जो मैन पावर है, जो चुनाव करवा रहा है, उसका इन्वॉल्वमेंट तो होगा।
और लोकसभा के अंदर वाला वहां पर भी यहाँ के लोग ही करवाएंगे, ऐसा तो है नहीं भाई केरल से लोग यहाँ पर आएंगे चुनाव करवाने के लिए। तो 2 बार हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी जगह पे एक ही बार डिस्टर्ब हो जाए। और साथ में क्योंकि जिस समय चुनाव होते हैं तो पूरी मशीनरी है वो 3 से 4 महीनों के लिए पूरे तरीके से पैक हो जाती है, और तब तक वो और कोई काम नहीं कर सकते हैं। तब तक उनका काम क्या होता है, सिर्फ चुनाव को संभालना होता है, ठीक है। फिर आप देखते हो आचार संहिता लगती है, क्या लगती है, आचार संहिता लगती है। आचार संहिता का भी क्या होता है, बार बार ना लगा के सर एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाते, ताकि वो जो आचार संहिता के 2-3 महीने हैं उस समय काफी सारे काम जो है वो अटक जाते हैं। तो उन सारे कामों को क्लियरली एक तरीके से सहज तौर पे किया जाए अगर आचार संहिता वहां पे नहीं लगेगी तो, ठीक है। आचार संहिता का कम उपयोग हो जाएगा, मानव संसाधनों का उचित व प्रभावशाली उपयोग होगा। क्यों, क्योंकि बार बार हम उन्हें क्या नहीं कर रहे, डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और वो अपना काम कर पा रहे हैं। स्पेशली टीचर्स के साथ समस्या होती है सर, आप 3-4 महीनों के लिए, मानो एक स्कूल का एक टीचर भी आप बीएलओ जिस समय बनाते हैं तो उस समय स्थितियां क्या रहती है सर, 3 से 4 महीनों तक वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, अपनी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पाएगा बच्चों को, तो बच्चों का नुकसान तो हो ही रहा है सर उसके अंदर। अब उसी तरीके से फोर्सेस भी लगेंगी, तो निश्चित तौर पर इतने सारे मैन पावर को जब आप इस्तेमाल में लेते हैं तो एक बड़ा सवाल जो है वो बनता है, ठीक है। इसके बाद सरकार का हर वक्त चुनावी मोड में न रहना, अगर चुनाव एक ही बार में हो जाए तो, ठीक है। और वोटर्स का बढ़ना, किसका बढ़ना, कैसे, वोटर्स कैसे बढ़ेंगे, वोटर्स बढ़ेंगे। हमारे यहां पे क्या होता है ना सर, एक साल में लोकसभा के चुनाव हो गए, फिर देखते हैं कि हम कुछ समय के बाद पंचायती राज के इलेक्शन है, और इसके बाद क्या है, स्टेट इलेक्शन है सर। अब बार बार ये प्रोसेस करने में कुछ लोग होते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगता, जो अपने राइट्स को अच्छे तरीके से जानते हैं, वोटिंग राइट्स को समझते हैं अपने, वो तो जाएंगे सर। पर लोगों का बार बार, ठीक है सर वोट पढ़ रहे हैं तो रोज ही पढ़ रहे हैं क्या, है ना, तो वो इस कहीं ना कहीं मेंटालिटी से थोड़ा ग्रसित हो जाते हैं क्या। तो उनके लिए क्या उपाय है सर, अगर एक ही बार अगर चुनाव हो रहे हैं क्या, और जब पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है सर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि स्टेट में भी है और सेंटर में भी है, तो लोग उस समय वैसा माहौल बन जाएगा कि लोग ऑटोमेटिकली कहा जाएंगे, वोट देने जाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे वोटर्स काउंट बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, वोटर्स काउंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा प्रश्न है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है, उसकी बात बताते हैं। और वो बड़ा प्रश्न ये है, मानो अगर 2025 के अंदर, कब की बात है, 2025 के अंदर हम लोग क्या करवा दें, वन नेशन वन इलेक्शन करवा देते हैं, और 2025 में सारे स्टेट्स के अंदर और सारे के सारे स्टेट असेंबलीज के अंदर, और इसके बाद लोकसभा के अंदर भी हमने क्या करा है, एक नई सरकार को चुनकर भेज दिया है। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आगे आने वाले समय में किसी एक राज्य में हमको राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना पड़ेगा? अगर वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो जाता है और सरकार के पास, मानो किसी सरकार के पास बहुमत नहीं रहता है, तो फिर वहां पर कुछ परिवर्तन वापस होंगे। आप एक बार के लिए तो ये काम कर देंगे सर, वन नेशन वन इलेक्शन कर देंगे, लेकिन देखिए ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है कि हमारे इंडिया के अंदर राज्यों की सरकारों को गिराने का क्रम जो है वो आज से नहीं है सर। जिस समय कांग्रेस थी उस समय भी होता आ रहा था, और आज जब भारतीय जनता पार्टी है तो उस समय भी होता है। हम देखते हैं कि राज्यों की सरकारें 2-2 सालों के अंदर बदल जाती है सर, है ना। तो उस समय वैसी स्थिति क्या रहेगी, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी लंबे समय तक मामला चला था, वहां पे राष्ट्रपति शासन 3-3 सालों तक हमको खींचना पड़ा था सर। तो उस समय क्या स्थितियां रहेंगी, तो वापस ऐसी स्थिति हम फेस ना करें, उस संबंध में ऐसा कोई ना कोई हमें अमेंडमेंट चाहिए। क्या चाहिए, ऐसा कोई ना कोई संशोधन चाहिए जिससे अगर मानो एक राज्य का मशीनरी फेल हो भी जाता है तो फिर क्या होगा, उसका चुनाव वापस 2025 में मानो हम करवा रहे हैं, जस्ट फॉर सपोज कर रहे हैं हम, है ना, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, तो वापस उस राज्य का चुनाव भले कोई भी स्थिति आ जाए तो 2030 से पहले नहीं हो सकता। ऐसा कोई अमेंडमेंट संशोधन होता है तभी जाके वो सरकार जो है वो पूरी तरीके से चल पाएगी, अदरवाइज उस सरकार का चलना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। आई होप सो कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने इसके लाभ वगैरह जो है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर हमने अच्छे से बात करी है। ये फर्स्ट वीडियो है हमारा करंट अफेयर्स की क्लासों का,
और कोशिश करी है हमने कि बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर करें हम। और आई नो कि कुछ मिस्टेक्स रही हो सकती है, मिस्टेक्स तो ऐसा नहीं है, कोई फैक्ट में मिस्टेक नहीं है, प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि लंबे समय के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वो भी अपनी सब्जेक्ट को थोड़ा इधर करके, और हम सीधा जो करंट अफेयर है, क्योंकि वैसे दोनों ही विषय रहे हैं मेरे क्या, तो हम उसके ऊपर अगर आ रहे हैं तो थोड़ा उसके अंदर परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। बट जहां तक मुझे लगता है कि आप अगर इतना अगर पढ़ के चले जाते एग्जामिनेशन के अंदर, या फिर वैसे ये चैनल उनके लिए बिल्कुल नहीं है कि आप ये सोचे कि हमें सिर्फ एग्जामिनेशन का काम करना है, तो बिल्कुल नहीं सर। ये चैनल आम नागरिकों के लिए भी है, मतलब जिन्हें मुद्दों की समझ, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया हमारा आजकल खबरों को दिखाता है, बेसिक्स कंप्लीट नहीं हो पाते, हमें यही नहीं पता पड़ पाता मुद्दा क्या है वास्तविकता में, हम किस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं क्या, तो वो एक बड़ी समस्या रहती है। तो हमने कोशिश करी है, और आगे आने वाले जो भी हमारे वीडियोस है वहां पर भी हम यही बात करेंगे कि मुद्दों को बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे, और तब जाके जब एक अच्छा दृष्टिकोण बन जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज सिटीजन बनना बहुत आवश्यक है। क्या है? सिटीजन बनना बहुत आवश्यक है, सिर्फ वोटर नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? आप नागरिक बनते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने अधिकारों से वाकिफ है अच्छे तरीके से, आपको मुद्दों की समझ है, और जब मुद्दों को आप समझने लग जाते हैं, इसके बाद क्या होता है, कोई भी पार्टी जो है या फिर किसी भी तरीके की एक विचारधारा आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आप अनबायस होकर सोच पाएंगे, और सोच कब कब पाएंगे? इस समय आपको मुद्दों के बारे में अच्छी जानकारी है, अच्छा नॉलेज है आपको चीजों को लेकर, तो ये थोड़ा तब आपके लिए आसान हो पाता है। सो आई होप सो कि ये चीज क्लियर है। आगे आने वाले समय के अंदर जब भी ऐसा कोई बर्निंग इश्यू होता है तो उसके ऊपर हम जरूर ऐसा वीडियो बनाएंगे। एंड इट इज रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू कि जब अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो इसको लाइक जरूर करें, और हमारे एफर्ट को थोड़ा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर आपको इस चैनल के ऊपर बहुत यूजफुल चीजें मिलने वाली है, जो आपकी समझ को बढ़ाने के लिए, साथ ही में अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे करंट के दृष्टिकोण से जो भी चीजें उसके अंदर होंगी वो सब हम कवर करेंगे। समझने वाला चैप्टर है, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा फैक्ट्स की बात भी कभी करने वाले नहीं है। सो आई होप सो चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी आपके लिए। मिलते हैं एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मुद्दे के साथ, जहां पर हम बात करेंगे उसी मुद्दे को उसी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जहां पर उसकी एक एक बारीकी, उसके फाउंडेशन को लेकर, उसका बैकग्राउंड क्या है, और आज कैसा डेवलपमेंट हुआ है, आगे भविष्य में उसकी क्या क्या संभावनाएं है, उन सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।